हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने बोर मॉडल पढ़ा था, है ना। लेक्चर थोड़ा काफ़ी बड़ा हो गया था, इसलिए उसमें एक दो चीज़ जो छोटी मोटी थी वो रह गई थी, उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ। फिर आगे हम बढ़ेंगे आगे अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्पेक्ट्रम। तो उससे रिलेटेड एक दो बात करनी थी, एक तो टाइम पीरियड की और एक फ्रिक्वेंसी की। तो कौन से टाइम पीरियड और कौन से फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना, कन्फ्यूज मत होना। फ्रिक्वेंसी को कि ऑलरेडी हम एक बार देख चुके, फोटोन की हम जो बोलते जो एनर्जी एमिट करते उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक ठीक है, ये न्यूक्लियस हुआ और ये शेल, एक इस शेल के अंदर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस शेल के एक पर्टिकुलर कोई भी nth शेल है उसके अंदर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। अब जो ये इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर रहा है, तो दो चीज, एक पूरा कंप्लीट एक साइकिल कंप्लीट करने में इसको कितना टाइम पीरियड लग रहा है, एक तो उसकी हम बात करेंगे, ठीक है, कितना टाइम पीरियड उसको लग रहा है उसकी हम बात करने वाले। तो टाइम पीरियड या टाइम अगर मैं बोलूँ, ठीक है, तो हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। तो डिस्टेंस तो क्या है, पूरा एक सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या हो गया डिस्टेंस, ये 2πr हो गया डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड क्या होगी, तो उस पर्टिकुलर शेल में जो भी वेलोसिटी होती है, जो भी स्पीड की जो हमारा फॉर्मूला वो उसकी स्पीड हो जाएगी। तो वेलोसिटी, रेडियस, एनर्जी ऑलरेडी हम इनके फॉर्मूले लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके, ठीक है। तो दो चीज हो गई, तो यहां से मुझे मिल जाएगा टाइम पीरियड। अब बात हो रही है एक टर्म फ्रीक्वेंसी। देखो, एक तो ये फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, मैं बात करने वाला हूं, यहां अलग से मैं एफ लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जो म्यू है ना, ये म्यू होती है E इक्वल्स टू एच म्यू, मतलब ये वो फ्रीक्वेंसी है जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर शेल से हायर शेल जा रहा हो या हायर शेल से लोअर शेल जा रहा हो, तो एनर्जी की फॉर्म में, फोटोन के फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं एच म्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये इसके अंदर एक और शेल है, ठीक है। तो मैंने एक लोअर शेल और बना दी इसमें, तो ये मैंने मान लिया एक लोअर शेल है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल की तरफ आएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और एनर्जी को रिलीज करेगा किसके, फोटोन के फॉर्म में। वो एनर्जी होती है E इक्वल्स टू एच म्यू, ठीक है। तो वो फ्रीक्वेंसी है जो फोटोन यहां पर एमिट हो रहा है। अब ये F क्या है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है मैं बोल रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, ऑसिलेशन वगैरह में आपने पढ़ी होगी, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड या इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड भी बोलते हैं। दैट मीन्स इस एक इलेक्ट्रॉन को, ये एक जहां से स्टार्ट हो वापस आया तो एक साइकिल कहलाएगा। तो एक साइकिल जो कंप्लीट कर रहा है, तो मैं बोल दूं पर यूनिट टाइम में या पर सेकंड या पर मिनट में कितने ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करता जा रहा है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता जा रहा है, तो पर सेकंड या पर मिनट में कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं, वो वाली फ्रीक्वेंसी है। आई क्या बात समझ में, ठीक है। तो इसको कई बार ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं या फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। और ये जो म्यू है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी किसकी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, रिलीज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर है। चलो अब देखिए, इसमें पहले तो लिखा मैंने टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जिसको कैपिटल T से रिप्रेजेंट करा है। क्या लिखा है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ दैट ऑर्बिट। मतलब फिक्स नहीं है, फर्स्ट ऑर्बिट हो या फर्स्ट शेल हो, सेकंड शेल हो, थर्ड शेल हो, कोई सी भी nth ऑर्बिट या nth शेल हो सकती है, उसके अंदर उस एक इलेक्ट्रॉन को पूरा एक रेवोल्यूशन, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। देन जैसा कि मैंने बताया था, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रेवोल्यूशन, ये इलेक्ट्रॉन है जिसकी हमने मान लिया इस एटम की जिस भी शेल में है वहां से सेंटर से इसकी रेडियस क्या r है। तो इलेक्ट्रॉन जो पूरा एक सर्किल कंप्लीट करेगा, तो हमें पता है इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2πr होता है, और वही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, फिजिक्स में मत जाना। फिर हम लिखने में हम वेलोसिटी है, लेकिन फिर बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी है, फिर ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। लिखते हम वेलोसिटी, लेकिन बात हम किसकी कर रहे हैं, एक्चुअली स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, वेलोसिटी विथ विच, क्योंकि पीछे भी हमने वेलोसिटी लिखा है इसलिए आगे में वेलोसिटी लिख दे रहा हूँ। तो वेलोसिटी विथ विच डिस्टेंसेस ट्रेवल विच इज इक्वल्स टू Vn। 2πr का मतलब है जिस भी nth शेल की है, nth ऑर्बिट की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी रेडियस, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो। Vn का क्या मतलब है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर nth शेल।
जो भी सेकंड शेल है तो सेकंड शेल के अंदर कोई उसकी वेलोसिटी होगी, थर्ड शेल में तो थर्ड में कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस nth शेल के अंदर जो भी वेलोसिटी हो vn से रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कंफ्यूज मत होना, स्पीड है ये एक्चुअली, है ना। वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट तो सर जीरो वहाँ से गया वही आ गया, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो t इज इक्वल्स टू, अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा, सर्कमफ्रेंस जो कि है 2πrn, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है किसी वैन शेल में, vn। rn की जो रेडियस ऑफ, ठीक है, रेडियस ऑफ एनी nth ऑर्बिट या nth शेल, वो फॉर्मूला लास्ट क्लास में हमने डेराइव करा था, वो एज इट इज लिखा। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल और nth ऑर्बिट इज ऑल्सो रिटन एज दैट वी डेराइव इन लास्ट क्लास, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले एज इट इज लिखे, फिर से इनको कैंसिल आउट कर लेना, और फाइनली जब सिंप्लीफाई करोगे इसको तो ये कैलकुलेट होके आएगा। अब फिर से इसमें देखोगे तो कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कौन कौन से, एच प्लांक कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट है, पाई अपने आप में कांस्टेंट, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अल्टीमेटली वेरिएबल क्या बचे, दो ही बचे, एक तो एन शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो टाइम पीरियड आपको फिर अल्टीमेटली वो फॉर्मूला याद नहीं है ना, आपको याद रखना प्रोपोर्शनलिटी, टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब, ठीक है, n रेज टू द पावर 3 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z रेज टू द पावर 2, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और नंबर ऑफ शेल के क्यूब के प्रोपोर्शनल है, तो n क्यूब अपॉन z स्क्वायर है टाइम पीरियड। आई बात समझ में? तो सिंपल सा छोटा सा डेरिवेशन था, आपको अल्टीमेटली सिर्फ यही याद रखना है, और फिर भी कभी भूल जाओ तो कैसे करोगे, तो उसको डेराइव करने के लिए तरीका, लेकिन आपको इसके लिए अगर भूल रहे हो तो फिर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, रेडियस का भी याद नहीं रहेगा, तो वैसे भी डेराइव नहीं होगा, और याद है तो फिर ये याद है तो वो तो याद होगा ही होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको वीडियो पॉज करके एक बार कॉपी कर ले, फिर हम फ्रीक्वेंसी पे आते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट जो छोटा सा टॉपिक है इसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन। जो भी मैं समझा रहा था उसको स्मॉल एफ से लिखा मैंने, ठीक है। रेवोल्यूशन पर सेकंड में कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, सिंपल सी बात, या पर मिनट में, जो भी पर यूनिट टाइम है, उस पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर रहा है एक पर्टिकुलर शेल के अंदर, वो उसके क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। Number of revolution made by an electron around the nucleus per second is known as frequency of revolution and it is reciprocal of time period, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया पर सेकंड में कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो कंप्लीट कर रहा है। फिर ये दोनों डिफरेंस समझाने के लिए मैंने बनाया था, लेकिन ऑलरेडी चलो मैंने बता दिया कि यहाँ पर ये जो ई मैच एच म्यू है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे हायर शेल से लोअर शेल के अंदर जंप कर रहा है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी हमेशा एमिट करेगा, और एनर्जी जो एमिट करेगा वही यहाँ पर ये क्या होगी, ई एनर्जी है, और ये जो ई एनर्जी है, ठीक है, वो क्या होती है, एच म्यू। तो वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, जो फोटोन एमिट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, या उस वेव की फ्रीक्वेंसी हम ऐसे बोल सकते हैं। और यहाँ जो हम एफ की बात करने वाले हैं, एफ की बात जो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन ये रिवॉल्व करेगा इस पर्टिकुलर शेल के अंदर, तो कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड के अंदर कंप्लीट करेगा, वो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन कहलाएगी। तो दोनों चीज़ एक दूसरे से अलग है, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू हमने क्या लिखा, 1/t इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड होता है ये, और टाइम पीरियड क्या है वो हम डेराइव कर चुके हैं अभी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। तो यहाँ पर क्या आ गया, टाइम पीरियड के लिए ये डिस्टेंस आ गया, और ऊपर ये वेलोसिटी आ गया, ठीक है, वही फॉर्मूला
फिर दोनों की वैल्यू पुट करोगे तो सेम फॉर्मूला बस इन्वर्स हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो सब चीज़ें सेम है, बस फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर क्या होगा, सब चीज़ें उल्टी हो जाएगी। तो अगर वो फॉर्मूला याद है तो ये भी याद हो जाएगा। उधर एन क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर था, यहाँ जेड स्क्वायर अपॉन एन क्यूब है, बाकी सब चीज़ें क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, स्पेक्ट्रम। ठीक है, वैसे तो हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना है, बट पहले स्पेक्ट्रम क्या उसको समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम को समझने के लिए, ठीक है, डेफिनेशन लिखी है मैंने बेसिक सी। स्पेक्ट्रम इज द इंप्रेशन प्रोड्यूस ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म व्हेन द रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ इज एनालाइज थ्रू अ स्पेक्ट्रोस्कोप। तो कुछ टर्म है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर वापस मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। एक तो टर्म है यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोप, ये क्या होता है, तो यहाँ लिखा है सेकंड लाइन में, सेकंड पॉइंट में, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू सेपरेट रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोप लाइक प्रिज्म। अगर हमारे पास कोई लाइट आ रही है, सबसे सिंपल सा एग्जांपल, ठीक है, जैसे आपको रेनबो जो दिखता है ना, वो एक क्या है, स्पेक्ट्रम है ना। बारिश के दिनों में, अभी इस मौसम में आपको दिखेगा रेनबो अक्सर नजर आता है आसमान में, तो वो भी एक स्पेक्ट्रम है। अब स्पेक्ट्रम को अलग से कलर कैसा आया भाई, आ तो व्हाइट लाइट ही रही है हमारे पास, कहाँ से, सन से लाइट आ रही है, वो लाइट ही क्या हुई, स्प्लिट हो गई मौसम की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पे जो मौसम का जो मीडियम है ना, बारिश और ये धूप और एयर का जो कॉम्बिनेशन है, उसने वहाँ पर क्या काम करा है, स्पेक्ट्रोस्कोप का काम करा। जैसा कि, ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा और देखा भी होगा, प्रिज्म होता है, प्रिज्म से हम जब लाइट पास करते हैं तो वो उस लाइट के अंदर जितनी भी अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है, अलग अलग वेवलेंथ की जो वेव होती है, उन सबको क्या कर देता है, सेपरेट आउट कर देता है। तो स्पेक्ट्रोस्कोप का बेसिक सा फंडामेंटल काम क्या है, अगर हमारे पास वन से ज़्यादा, ठीक है, सिंगल होगी तो अलग बात है, सब उसको बैंड ही कर पाएगा, लेकिन एक से ज़्यादा लाइट आ रही है, एक से ज़्यादा वेवलेंथ की लाइट कंसिस्ट है किसी रे के अंदर, तो उन सभी को वो सेपरेट आउट कर देता है, अकॉर्डिंग उनको डिविएट कर देता है। कितना कौन सा डिविएट करता है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन अलग अलग वेवलेंथ लाइट को अलग अलग डिविएट करता है तो सेपरेट आउट हो जाती है, तो वहाँ से हमें वो कलर नजर आने लगता है कि रेड, ब्लू, ग्रीन, कोई भी जो भी, ठीक है। तो प्रिज्म एक एग्जाम्पल है हमारा किसका, स्पेक्ट्रोस्कोप का। अब स्पेक्ट्रोस्कोप को यूज करके हमें जब भी कोई वेव आती है और उसको फोटोग्राफिक फिल्म मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं जहां पे वो इंप्रेशन, हम कौन सी कलर मुझे नजर आ रहा है, जो मुझे नजर आ रहा है वो क्या कहलाती है, फोटोग्राफिक प्लेट कहलाती है। तो वहां पर जो भी वेव आ रहा है उसको फॉर एग्जांपल प्रिज्म से मैंने पास करा, वो स्प्लिट होगी, डिविएट होगी, दो तीन जितने भी उसमें लाइट कंसिस्ट है उसमें अलग अलग कलर में मुझे फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर आ जाएगी। सिंपल सा ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से हमें नजर आता है। देन यहाँ पे लिखा है द पैटर्न और photograph of the emergent radiation recorded on a film or screen is called spectrogram। अब ये जो फोटोग्राफिक फिल्म है ना, उसको हम क्या बोलते हैं इन जनरल टर्म, जैसे प्रिज्म को स्पेक्ट्रोस्कोप जनरल टर्म है, एक स्पेसिफिक एग्जांपल वो प्रिज्म है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो टर्म है स्पेक्ट्रोग्राम, ये किसके लिए यूज किया गया, फोटोग्राफिक फिल्म का, मतलब जहां पर ये सब चीजें हमें ऑब्जर्व होगी। जैसे वहां पे तो हमें आसमान में ऑब्जर्व हो जाती कहीं पे भी, लेकिन अगर हम लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं ना कोई फिल्म चाहिए होगी, एक स्क्रीन चाहिए होगी जहां पे ये सब चीजें ऑब्जर्व होगी, कौन से कलर की लाइट आ रही है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राम। अब पढ़िए इसकी डेफिनेशन कि स्पेक्ट्रम क्या है, कोई भी पर्टिकुलर वेव की लाइट, कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो लाइट आती है, ठीक है, वो हमारे पास प्रिज्म जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोप है उससे पास होगी, तो स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, उसको लाइट को थोड़ा सा डिविएट कर देता है अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ, और फिर वो जो पैटर्न है वो हमें एक सामने की स्क्रीन रखी होती है उस पर नजर आता है। इस फेनोमेना को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब स्पेक्ट्रम के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो हम देखते हैं। पहले वीडियो पॉज करें और इसको कॉपी करें। चलिए,
तो यहाँ पर समझाया मैंने एक सिंपल सा कि ठीक है, यहाँ से कोई भी सनलाइट नहीं है, सोर्स ऑफ लाइट कोई भी, व्हाइट लाइट का ये सोर्स है, स्लिट ले ली, स्लिट लेने का मतलब क्या है कि उसमें एक स्पेसिफिक होल कर दिया, यही से पास करे, से फैले नहीं लाइट, है ना। तो लाइट हमने जब पास करी और इधर रख दिया हमने प्रिज्म। अब प्रिज्म का काम क्या है, प्रिज्म क्या कहता है कि स्पेक्ट्रोस्कोप है, और स्पेक्ट्रोस्कोप का काम क्या है, वो क्या करता, जो भी लाइट के अंदर अलग अलग वेव आ रही है जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है ना, जो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है उन सभी को क्या कर देता है, वो डाइवर्ज करता है, उनको बैंड करता है, ऐसे वो सिंपल बोल सकते हैं, बैंड करता है। अब किसको बैंड करेगा ज्यादा, जिसकी वेवलेंथ, ठीक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है सबसे कम होती है उसको सबसे ज्यादा बैंड करता है। ये शायद पहले भी एक लेक्चर में हम बात कर चुके। तो यहां पर देखोगे इधर से विबग्योर, लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो विबग्योर नजर आएगा, इधर रेड है और इधर कौन सा है, वॉयलेट कलर। तो हमें पता है जो वॉयलेट कलर होता है, जो लेफ्ट साइड में होता है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे कम होती है, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और यहाँ लिखा भी आपको हो सकता नहीं दिखा हो, लेकिन 400 to 750 नैनोमीटर के बीच में इनकी रेंज होती है विबग्योर की, ये पहले ऑलरेडी मैं लिखा चुका हूँ। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा डिविएट होता है, सबसे ज़्यादा बैंड होता है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा वो सबसे कम डिविएट होता है। तो इस तरीके से नजर आएगा। इसलिए तो यहाँ पर ये हमारी क्या होगी, फोटोग्राफिक फिल्म होगी, ठीक है, स्पेक्ट्रोग्राम हो गया, जहाँ पर ये ऑब्जर्व हो रहा है, ये हमारा प्रिज्म स्पेक्ट्रोस्कोप है, ये सोर्स ऑफ लाइट और बीच में स्लिट से उसको है कि एक इंसिडेंट करने के लिए एक डायरेक्शन में, यूनिडायरेक्शनल करने के लिए, ठीक है। तो चाहो तो ये बना सकते हो आप चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम मतलब जो हमें नजर आता है। ऐसे तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट बैंड हो जाएगी, और लेकिन हो सकता है वो हमें नजर ना आए, तो सिर्फ विजिबल रेंज में ही हमें नजर आती है, उसके आगे या पीछे वाली हमें नजर नहीं आती। तो ये विजिबल रेंज है, तो वो तो हमें, ठीक है, जैसे मैंने रैम्बो का एग्जांपल दिया था, वो इसी फिनोमेना पे बेस्ड है। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इस तरीके से मैंने ये एक फ्लो चार्ट टाइप बनाया चीज़ों को थोड़ा सा आसान रखने के लिए। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम में दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड करा, एक तो बेस्ड ऑन नेचर, उनका नेचर कैसा है, और दूसरा बेस्ड ऑन ओरिजिन, कहाँ से वो आ रहा है, ये स्पेक्ट्रम मिल किस वजह से रहा है। तो अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो एक है एमिशन स्पेक्ट्रम, मतलब कहीं ना कहीं ये तो मुझे पता है कि कहीं से एमिट हो रहा है, उसकी किसी से एमिट होने से वहां पे स्पेक्ट्रम मिला, और एक है एब्जॉर्प्शन मतलब कोई एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर मुझे उसका स्पेक्ट्रम नजर आ रहा है, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस और क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। दूसरा होता है बेस्ड ऑन नेचर, तो एक होता है कंटिन्यूस और एक डिसकंटिन्यूस। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, जैसे जो रैम्बो था और पीछे हमने एग्जांपल था वो कैसा था, कंटिन्यूस, एक कलर दूसरे कलर में बिल्कुल मर्ज होता है, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें, इस तरीके से कंटिन्यूस आपको नजर आएगा। डिसकंटिन्यूस का मतलब क्या, एक रेड अलग दिख रहा है, फिर मान लो ग्रीन अलग दिख रहा होगा और ब्लू अलग दिख रहा होगा, तो बीच बीच में अगर गैप आ जाते तो हम उनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में। तो रैम्बो जो नजर आता है हमें नॉर्मली, ठीक है, बारिश के मौसम में, ठीक है, तो उसमें वो कैसा होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, सारे कलर एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं। तो मर्ज मतलब जैसे एक कलर खत्म होता है तो फिर दूसरा कलर स्टार्ट होता है, दूसरा खत्म होता है तो तीसरा स्टार्ट होता है, इस तरीके से। और डिसकंटिन्यूस का मतलब हो सकता है एक कलर नजर आए, दो नजर आए और फिर उसमें गैप आ जाए, मतलब कुछ डार्क स्पेस आ जाए, मतलब कोई कलर नजर नहीं आ रहा है। अब डिसकंटिन्यूस में भी दो है, एक लाइन और एक बैंड। एक्चुअल में बैंड तो कुछ है नहीं, वो एक लाइन का एक एडवांस वर्जन ऐसा मान लो। लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब एक सिंपल सी सिंपल सी अगर मैंने फोटोग्राफिक फिल्म पे देखा तो मुझे एक लाइन नजर आ रही है, रेड कलर की, ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, ऑरेंज कलर की, येलो कलर की, जो भी एक लाइन, तो वो लाइन स्पेक्ट्रम। और ऐसे मल्टीपल लाइंस एक साथ नजर आ जाए, मल्टीपल लाइन बहुत पास पास में नजर आए, तो मुझे एक साथ नजर आएगा, एक रेंज नजर आएगी। एक तो लाइन नजर आ रही है और एक रेंज नजर आ रही है जिसमें क्या बहुत सारी मल्टीपल लाइन्स है, तो उस पूरे को हम क्या बोलते हैं, एक बैंड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। आई बात समझ में। चलो और इन पर हम डिटेल में भी बात करने वाले, तो एक बार फ्लो चार्ट कॉपी करें फिर हम आगे बढ़ते इसमें। चलिए तो सबसे पहले हम बात करने वाले यहाँ पे एमिशन स्पेक्ट्रम की। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विथ मैटर दैट इज एटम एंड मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड electron reach to higher energy state and fall back to lower energy state by emitting radiation, and this constitute various region of the electromagnetic spectrum। देखो सीधी सी बात है
कि अगर किसी के ऊपर लाइट पड़ रही है, अब यहाँ किसकी बात कर ली, किसी ने किसी एटम पे या मॉलिक्यूल या कुछ भी होगा, भाई हर चीज़ एटम मॉलिक्यूल से तो बना हुआ ही होता है, या वैसे तो मैटर है, लेकिन मैटर किससे बना होता है, एटम या मॉलिक्यूल से। तो जो भी एटम और मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी, तो लाइट के अंदर क्या एनर्जी तो होती है, हम बात कर चुके, फोटोन्स के फॉर्म में आती है। तो जैसे लाइट पड़ती है तो उस एटम के अंदर कहीं ना कहीं कोई तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, तो जैसे एनर्जी मिल रही तो जो उसका इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो वो क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में। आ रही बात समझ में? तो वहां से उसको लाइट से एनर्जी मिली, उसने जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करा, वो उस जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हमने देख ही दिया लास्ट लेक्चर में कि अलग अलग एनर्जी लेवल के गैप होते, जितना उसको एनर्जी मिलेगा उस एनर्जी लेवल पे वो चला जाएगा। तो उस पर्टिकुलर लाइट से उसने, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट से उसने क्या करा, एनर्जी ली, और वो क्या हुआ, एक्साइट होगा, हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। अब हायर एनर्जी लेवल पे बहुत टाइम तो रहेगा नहीं, फिर वहां से जब वो वापस नीचे आएगा तो उस एनर्जी को रिलीज भी तो करेगा। तो वो जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो किसके फॉर्म में, ठीक है, वेव के फॉर्म में, वो हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर आएगी और वो हमें पर्टिकुलर वहां से स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो एमिशन स्पेक्ट्रम क्यों बोला गया, क्योंकि जब लाइट पड़ती है तो उस पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होता है हायर एनर्जी पे, और वापस जब लोअर एनर्जी पे आता है तो उसमें से एमिट होती है रेडिएशन, या उसमें एमिट होती है एक वेव जिसकी एक वेवलेंथ होती है, और वो हमें नजर आती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, एमिशन स्पेक्ट्रम। आई बात समझ में? ठीक है। तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्ट विद मैटर दैट इज एटम और मॉलिक्यूल में एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन रीच टू द हायर एनर्जी स्टेट एंड फॉल बैक टू लोअर एनर्जी स्टेट बाय एमिटिंग रेडिएशन, एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट वेरियस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फिर लिखा है टू ऑब्जर्व एमिशन स्पेक्ट्रम द सब्सटेंस इज आइदर हीटेड और इरेडिएटेड बाय लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब कैसे मिलेगा वो, एक तो कोई भी एटम या जो भी मैटर है, एक तो क्या करो, उसको खुद को ही गर्म कर दो, डायरेक्ट आप हीट दे दो। जब उस मैटर को हीट दोगे तो उसमें जो एटम या मॉलिक्यूल उनको भी हीट मिलेगी, और उनको हीट मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके शेल्स के अंदर, वैलेंस शेल में या शेल में, वो क्या होंगे, एक्साइट होंगे और फिर डी एक्साइट होंगे, तो उसमें से एमिट करेगा। दूसरा क्या है, या तो फिर मैं सोर्स ऑफ लाइट दे दूँ और उस पर वहाँ से मैं एनर्जी दूँ फोटोन के फॉर्म में, और वो एक्साइट हो जाए। तो सोर्स, वो उसको एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए सोर्स कुछ भी हो सकता है, उसको हीट भी कर सकते हैं, और उसको किसी पर्टिकुलर लाइट के वेवलेंथ को हम क्या कर सकते हैं, वापस में इंसिडेंट कर सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ सोर्स। अब देखो, जो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या बात होती है कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ना, वो ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस होता है, आगे भी हम बात करेंगे, ठीक है, क्यों होता है वो रीजन में भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन जो एमिशन स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जिस भी मैटर पे हम क्या कर रहे हैं, जिस भी मैटर का हम वहां पर स्पेक्ट्रम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम हैज ब्राइट बैंड्स और लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। देखो, एमिशन स्पेक्ट्रम के अंदर क्या है, आपको ब्राइट लाइंस मतलब मैं बोलूंगा कि कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की जब लाइट एमिट होती है, ठीक है, वहां से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब फोटोन एमिट हो रहा है, तो वो वेव एमिट हो रहा है तो उसकी कोई वेवलेंथ होगी, तो कोई कलर शो करेगा, येलो, ग्रीन, ब्लू, तो वो एक हमें क्या ब्राइट कलर देगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ फोटोग्राफिक प्लेट हमारा ब्लैक है, ठीक है, तो उस पर मुझे कलर नजर आएंगे, जो भी रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी होंगे, तो वो ब्राइट, हम ऐसे बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम हमें ऐसे ब्राइटनेस देता है डार्क बैकग्राउंड में। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उल्टा होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में उल्टा होता है, वहां पे हमें डार्क लाइंस या डार्क बैंड्स मिलते हैं, ठीक है, क्यों मिलते हैं वो रीजन अभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें क्यों नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर जो भी वहां से लाइट एमिट कर रहा है या वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो उसका कलर आपको नजर आया, तो वो ब्राइट ही होगा, ऑब्वियसली बात है, डार्क, काले से तो ब्लैक से तो डार्क ही ब्राइट ही होगा जो भी होगा। ठीक है, तो वही लिखा है एमिशन स्पेक्ट्रम हैज ब्राइट्स बैंड और लाइन्स, ठीक है, बैंड भी हो सकता है और लाइन भी हो सकता है, ऑन डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, तो लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम दोनों हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा किस पे, एटम या मॉलिक्यूल पे, है ना, कैसे करेगा वो भी हम बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये कैसा होगा, ब्राइट कलर का होगा डार्क बैकग्राउंड पे। चलिए, तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें एमिशन स्पेक्ट्रम को। चलिए, फिर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट से समझाने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल,
एक्साइटेड सैंपल का मतलब है जो भी मैंने यहाँ पे मैटर या सैंपल लिया उसको एक्साइटेड मतलब उसको मैंने एनर्जी दी, किसी भी फॉर्म में दी, हीट करके दिया, उस पर लाइट इंसिडेंट कर दी, तो वो एक्साइटेड हुआ, मतलब उसमें एटम्स है वो एक्साइट हुए, तो उनकी एनर्जी किस में, एक्चुअल में किस में, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए वो, है ना। फिर यहाँ पर हमने स्लिट दे दी अगेन कि जो भी यहाँ से, ठीक है, वो एमिट करेगा रेडिएशन, वो पर्टिकुलर एक होल से जाए ताकि हम उसको फोटोग्राफिक प्लेट में, ठीक है, ऑब्जर्व कर पाए बाय पासिंग थ्रू प्रिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोप। ठीक है, यहाँ मैंने क्या लगा दिया, प्रिज्म लगा दिया इसके सामने, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट हो गया एक तरीके से, या सोर्स ऑफ हमारा रेडिएशन हो गया, वेवलेंथ हो गया, इधर स्लिट लगा दी, इधर प्रिज्म लगा दिया, और ये हमारी फोटोग्राफिक प्लेट हो गई। ठीक है, इस फोटोग्राफिक प्लेट को हमने फिल्म या डिटेक्टर बोला, जो डार्क कलर या ब्लैक कलर से होती है, जिसके ऊपर हमें ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ से जैसे उसने वेव एमिट करी है, एमिट करने के बाद प्रिज्म से जब पास करेंगे, तो प्रिज्म से पास करने पे वो पर्टिकुलर कलर की लाइट हमें यहाँ पर क्या करेगा, दिखाएगा, शो करेगा। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग कलर की लाइट होगी तो अलग अलग करके हमें दिखा देगा। तो ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज, उनको स्प्लिट करके, ठीक है, एक ही आ रही होगी तो एक ही दिखाएगा, और तीन आ रही होगी तो तीन अलग अलग कलर दिखा देगा। जो भी उस पर्टिकुलर लाइट की वेवलेंथ होगी उसके अकॉर्डिंग ये शो कर देगा। तो यही लिखा है, विजिबल स्पेक्ट्रम स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। इस प्रोसेस को एक डिस्पर्जन भी बोला जाता है। व्हाइट लाइट का अलग अलग कंपोनेंट के अंदर अपने जो भी उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट कलर के अंदर उसको क्या होता है, सेग्रीगेट होने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन। तो ये फिजिक्स वगैरह में थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, बस यहाँ मैंने एक बार मेंशन कर दिया। दूसरा ये एमिशन स्पेक्ट्रम का एग्जांपल है जो अभी हमने देखा है। तो जो हम नॉर्मली देखते हैं सनरे वाला है ना, सॉरी रेम्बो वाला है ना, बारिश के मौसम में रेम्बो वाला, वो क्या एक तरीके से हमारा कौन सा स्पेक्ट्रम होता है, एमिशन स्पेक्ट्रम ही होता है। ठीक है, चलिए, तो पीछे अगर आपने नहीं बनाया तो इसको आप थोड़ा तरीके से बना लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए चीज़ें। चलिए फिर आगे बात करते हैं हम। अभी मैंने बोला कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या आती है, ब्राइट लाइन नजर आती। तो अगर मैंने बोला ये पीछे ब्लैक कलर का जो हमारे पास क्या बैकग्राउंड है उस पर ये देख रहे हो व्हाइट कलर की ब्राइट लाइट नजर आती, तो ये एमिशन स्पेक्ट्रम है। अब यहाँ पे लिखा है एमिशन बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड क्यों, मैंने बोला था ना ये एक लाइन होती है तो उसमें इसको बोलता है लाइन स्पेक्ट्रम। और ऐसे देखो मल्टीपल लाइन्स आ गई तो एक बैंड नजर आया, एक व्हाइट कलर का एक थोड़ा सा रेंज नजर आई, एक बैंड नजर आया ब्राइट कलर का, ये एक बैंड, ये दूसरा बैंड। ठीक है, तो इसको क्या बोल दूंगा, बैंड स्पेक्ट्रम। तो बैंड स्पेक्ट्रम है क्या, अल्टीमेटली बहुत सारे लाइन स्पेक्ट्रम का ही कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। तो ब्राइट बैंड अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन्स। इसी तरीके से एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम है जिसमें एक इस तरीके से सिंगल सिंगल आपको लाइन नजर आएगी। ठीक है, तो ब्राइट लाइन ऑन डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन और बैंड में भी आपको यहाँ से डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बात करते हैं हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, व्हेन अ रेडिएशन इज पास थ्रू अ सैंपल द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट हैज सर्टेन डार्क रीजन ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब इसमें होता क्या है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम कोई ना कोई एक सैंपल यूज करते हैं। सोर्स ऑफ लाइट तो वो तो अलग चीज है ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पर बीच के अंदर जो प्रिज्म होता है सेटअप पूरा सेम रहेगा। सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, जो भी मैटर है उसको वो मैटर एक्साइट होता है जो भी, या डायरेक्ट लाइट डाल दो कैसे भी, फिर वो स्लिट तो लगाते हैं बस उसको कंसंट्रेट करने के लिए। फिर आता है प्रिज्म, प्रिज्म के आता है फोटोग्राफिक प्लेट। तो यहाँ पे प्रिज्म और जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उसके बीच में एक चीज और आ जाती है, एक सैंपल आ जाता है। सैंपल मतलब कोई सा भी एक सब्सटेंस रख दो आप, ठीक है। और यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिया और बुक में भी जनरली आपको मिल जाएगा, सोडियम का कोई सैंपल ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया, सोडियम नाइट्राइड ले लिया, कोई भी है ना, मतलब सोडियम का वहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, सैंपल ले लिया। अब वो जो लाइट आ रही है, ठीक है, उस मैटर से जो लाइट आएगी या सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट आएगी वो पास होगी पहले उस सैंपल से। सोडियम का जो सैंपल है या जो भी सैंपल आप ले रहे हो, किसी का भी हो सकता है वो, पोटेशियम का किसी का भी, लेकिन फॉर एग्जांपल सोडियम का लिया तो सोडियम के सैंपल से वो पहले लाइट पास होगी, उससे पास होने के बाद वो किससे, प्रिज्म से पास होगी, फिर वो फोटोग्राफिक प्लेट पे जाएगी। अगर मैंने एक्सपेरिमेंट जो पीछे एक्सपेरिमेंट करा था, जो भी मैटर लिया था XYZ, सेम अगर मैं बीच में कोई सॉल्यूशन रख के करूँ तो क्या ऑब्जर्व होगा। तो होता है इसमें एक्चुअली क्या है कि जब प्रिज्म और हमारे पास मैटर के बीच में या सोर्स ऑफ लाइट के बीच में मैंने एक सॉल्यूशन एंटर करा कोई भी सैंपल का,
तो उसमें क्या होगा कि उसमें सोडियम के फॉर एग्जांपल एटम है बहुत सारे, तो जब लाइट उससे पास होगी तो उसके अंदर एनर्जी तो है ही, और वो एनर्जी को क्या करा उस एटम सोडियम के एटम ने लिया। अब उसमें जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो क्या होंगे, उसमें सेम कहानी है, वो भी तो एक्साइट होंगे, उनको एनर्जी मिलेगी। तो अब उसको एक्साइट होने के लिए एक एनर्जी लेवल है ही उसके अंदर बने हुए, तो जितनी भी जो एनर्जी लेवल है, फॉर एग्जांपल E3 से E4 जाना है, E2 से E3 जाना है, जो भी जाना है, तो उस एनर्जी लेवल पे जाने के लिए उसको नीचे लोअर से हायर जाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से एब्जॉर्ब कर रहा है, जो वहाँ हमारे पास उस मैटर से आ रहा है, सोर्स ऑफ लाइट से आ रहा है, उस एनर्जी को, स्पेसिफिक एनर्जी को उसने एब्जॉर्ब कर लिया, ताकि वो क्या हो, इलेक्ट्रॉन उसका एक्साइट हो जाए, और रिमेनिंग से उसको मतलब नहीं है, तो रिमेनिंग उसने छोड़ दी, तो रिमेनिंग जाके प्रिज्म से पास होके और फोटोग्राफिक प्लेट में नजर आती है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करा कि हमने ऑब्जर्व करा कि अगर फॉर एग्जांपल विबग्योर और व्हाइट लाइट आ रही होती तो मुझे क्या नजर आता, पूरा 7 कलर नजर आते एक दूसरे में चिपके हुए कंटिन्यूस वे में, बट बीच में जब जैसे मैंने सोडियम सैंपल रखा ना, तो वहां पर एक कलर मिसिंग हो गया। कौन सा कलर, येलो कलर। क्यों, क्योंकि जो येलो कलर की वेवलेंथ थी ना, ठीक है, येलो कलर की जो वेवलेंथ थी, उसकी जो एनर्जी थी वो सेम सोडियम के एटम को एक्साइट करने के लिए जितनी चाहिए थी, सेम उतनी एनर्जी थी, तो वो तो सोडियम ने क्या कर ली, यूज कर ली, तो वे येलो तो आई नहीं आगे। जब येलो आई नहीं तो सारे कलर तो नजर आ रहे और येलो गायब हो गई, तो जहां येलो आनी थी वहां पर एक डार्क कलर मुझे नजर आ रहा, ब्लैक कलर। उसका मतलब क्या, एब्सेंस ऑफ वहां पर वेव है या एब्सेंस ऑफ लाइट है, कोई पर्टिकुलर लाइट आई नहीं। तो अगर कोई भी सैंपल सॉल्यूशन मैंने बीच में रखा है प्रिज्म और सोर्स ऑफ लाइट या मैटर के बीच में, तो अगर वो जो भी एनर्जी, जरूरी नहीं येलो, सोडियम के केस में येलो करता है, ठीक है, ऐसे अलग अलग, ठीक है, एस ब्लॉक में आप पढ़ोगे पर्टिकुलर एक हर एक एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है, ठीक है, वो सेम वही कलर होता है वो जो एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, थोड़ा और बाद में डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है, अभी थोड़ा बस आइडिया दिए। तो सोडियम जनरली क्या करता है, वो येलो कलर की वेव को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर सके, और वो येलो कलर हमें उस फोटोग्राफिक प्लेट पे नजर नहीं आता, वहां डार्क कलर नजर आता है उसकी जगह, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेम स्पेक्ट्रम तो वही है, अब एब्जॉर्प्शन नाम क्यों दिया, क्योंकि एक पर्टिकुलर सैंपल ने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और रिमेनिंग जो निकला वो मेरे को, उसको हमने नाम दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने बोला हमेशा क्या नजर आएगा आपको, डार्क साइड नजर आएगी, जो भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी ब्राइट के अंदर, तो ब्राइट के अंदर एक डार्क स्पॉट नजर आएगा, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जबकि हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या बोला था, ब्राइट, ठीक है, डार्क के ऊपर ब्राइट नजर आता है, सारे कलर नजर आएंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में, जबकि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या है कि ऐसा लगता है कि पूरा ब्राइट था और बीच में कहीं ना कहीं स्पॉट खाली रहेगा, तो हम बोलते हैं कि ब्राइट के ऊपर मुझे डार्क या स्पॉट खाली नजर आ रहा है। आ रही बात समझ में, चलिए, तो यहां लिखा है एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज लाइक द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ एन एमिशन स्पेक्ट्रम। फोटोग्राफिक नेगेटिव मतलब हम पुराने जमाने में एक रील वाला कैमरा आता था, तो उससे फोटो क्लिक करते थे, फिर उसके रील निकालते थे, फिर वो धुलवाने के लिए देते थे, फिर वहाँ से वो डेवलप करता था फोटोग्राफर और हमें फाइनल इमेज मिलती थी। तो वो जो नेगेटिव होता था, जैसे नेगेटिव में आपको क्या ना, ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, कलर थोड़ी नजर आता था उसमें, है ना, तो वो नेगेटिव जैसे काम होता था, उससे हम फोटो डेवलप करते थे। सेम कहानी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या कर रहा है, ये एक तरीके से एमिशन स्पेक्ट्रम का नेगेटिव है। नेगेटिव कैसे, कि जो भी सैंपल आपने लिया, जो सैंपल जिस भी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो कलर वहां पर क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा या नजर नहीं आएगा, तो ऐसा लगता है कि हम एमिशन स्पेक्ट्रम का नेगेटिव देख रहे हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हैज डार्क बैंड और लाइंस ऑन ब्राइट बैकग्राउंड, ठीक है, तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूं कि डार्क बैंड आ जाती है, डार्क लाइन आ जाएगी उस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को जिसको उसने एब्जॉर्ब करा है, ठीक है। चलिए कॉपी करें इसको, वीडियो पॉज करके। चले फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे भी उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करा, एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम। तो ऐसे मान लो ये ब्राइट था पीछे, और ये डार्क जो स्पॉट्स आ रहे हैं, ये डार्क लाइंस जो आ रही है, ठीक है, तो ये लाइंस का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या बन गया, बैंड बन गया, तो एब्जॉर्प्शन बैंड स्पेक्ट्रम है ये, ठीक है, एक यहाँ पे बैंड बन गया, एक यहाँ पे बैंड बन गया, ठीक है। तो डार्क बैंड अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस है। इसी तरीके से सिंपल अगर एक एक लाइन है डार्क, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम। तो बैंड और लाइन भी साथ के साथ समझाते में चल रहा है, ठीक है। चलिए कॉपी करें वीडियो पॉज करके।
चले, फिर यहाँ पर दोनों के बीच में हमने डिफरेंस लिख दिया है ना। तो एब्जॉर्प्शन और एमिशन के बीच में डिफरेंस पहला लिखा, स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो भी स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उसमें कोई पर्टिकुलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जबकि यहाँ पर क्या होगा, द स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, वहाँ पे जो भी मैटर था वहाँ से सारी की सारी लाइट जो भी है वो एमिट कर रहा है फोटोन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, वो हमें प्रिज्म के थ्रू पास होके और फोटोग्राफिक प्लेट में नजर आती है, तो उसको बोलते हैं एमिशन। और बीच में सैंपल रख दिया आपने, उस सैंपल ने उसको एब्जॉर्ब करा पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, और फिर जो फाइनल आपको मिला उसको हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कंटेन डार्क लाइन्स ऑन द ब्राइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। इसी तरीके से द एमिशन स्पेक्ट्रम कंटेन्स ब्राइट लाइन्स ऑन डार्क बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंस के फॉर्म में यहाँ लिख दिया। स्कूल एग्जाम वगैरह में अगर आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, तो इसको एक टेबल बना के नोट कर ले। चलिए फिर देखें नेक्स्ट, इसमें एब्जॉर्प्शन में लिखा है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड द रेडिएशन एब्जॉर्ब इन एक्साइटिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो इसमें हमने बोला ये कि जो भी सैंपल आपने रखा है, ठीक है, जो भी सैंपल आपने रखा है उस सैंपल के अंदर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो भी एक्साइट होने के लिए एनर्जी चाहिए उसको वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो फिर वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट आपको क्या है, नजर नहीं आएगी, तो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन। और इस केस में द एमिशन स्पेक्ट्रम करस्पॉन्ड द रेडिएशन एमिटेड व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन रिटर्न बैक टू द ग्राउंड स्टेट। देखो बोल सकते हो उल्टा प्रोसेस है, इसमें तो क्या है, ग्राउंड स्टेट पे था और वहां से क्या गया, हायर स्टेट पे गया, तो उसने कोई एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, तो वो जो लाइट आ रही थी उसको उसने क्या करा, बाकी को पास कर दी। यहाँ क्या है, हमारे पास कोई एटम या मॉलिक्यूल या मैटर था, उसके ऊपर हमने कोई एनर्जी दी, उसको हीट करा या बाहर से सोर्स ऑफ लाइट दिया, और उसमें पहले एटम एक्साइट हुआ और फिर कुछ टाइम बाद वो क्या होता है, डी एक्साइट होता है, तो वो खुद एनर्जी क्या करता है, या खुद फोटोन क्या करता है, या खुद वेव क्या करता है, एमिट करता है, तो वो हमें वहां से ये स्पेक्ट्रम नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, द स्पेक्ट्रम इज डिसकंटिन्यूअस। ये तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस होगा, क्यों, क्योंकि अगर मान लो व्हाइट लाइट एज इट इज आपको अपने प्रिज्म के थ्रू पास करनी थी, तो वहां पर क्या करा, हमें जो 7 कलर एक साथ नजर आने थे, अब जो भी सॉल्यूशन आप रखोगे रास्ते के अंदर उसके बीच में, तो उस पर्टिकुलर वेव को वो क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो उस 7 में से एक लाइट मिसिंग होगी, तो वो कैसा हो गया, 3-4 कलर नजर आए, जैसे येलो की बात कर रहे, तो क्या होता है, विबग्योर होता है ना, तो ऐसा बोल सकते हैं हम, विबग्योर में से VIBGYOR। अब मान लो इसने क्या करा, ये जो येलो कलर था इसको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये तो गायब हो गया, तो ये 4 कलर तो एक साथ नजर आए, फिर बीच में उसमें डार्क स्पेस आ गई या डार्क बैंड आ गया, और फिर यहाँ पर या डार्क लाइन आ गई, फिर ये 2 कलर एक साथ नजर आ रहे, तो ये कैसा हुआ, डिसकंटिन्यूअस, 4 एक साथ, फिर गैप, फिर 2 एक साथ, तो इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो ऑलवेज ये कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। आई बात समझ। जबकि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या जनरली तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हो सकता है ये भी क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, डिपेंड करेगा उस एटम पे या उस मॉलिक्यूल पे या उस मैटर पे जिससे हम ये स्पेक्ट्रम ले रहे हैं, यानी जिसका एटम एक्साइट होकर वापस नीचे आ रहा है और वहां से रेडिएशन एमिट कर रहा है। ठीक है, कैसे, तो वो भी एग्जांपल से अभी समझते हैं, इसको कॉपी करें। चलिए फिर हम बात करते हैं इसमें, अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए यहां पर क्या है, मैंने जो हम बात कर रहे थे किसकी, सोडियम की, तो जब सोडियम फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूं सोडियम एटम है और उसके ऊपर मैंने लाइट का सोर्स डाला, देखो 2 अलग अलग चीजें ध्यान से सुनना, सोडियम एटम है और उसके ऊपर डायरेक्ट मैंने क्या करा, लाइट का सोर्स डाला या मैंने उसको हीट कर दिया है, अब वहां से कुछ ना कुछ एटम एक्साइट होकर वापस नीचे आएंगे, तो कुछ ना कुछ रेडिएशन एमिट होगी पर्टिकुलर वेवलेंथ की। तो सोडियम से हमेशा 2 येलो कलर की मतलब 2 अलग अलग वेवलेंथ की क्या होती है, रेज एमिट होती है। ठीक है, तो एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, तो यहां पे जो आपको दिख रहा था पहले D1 D2 करके नाम दे रखा था, तो 2 नाम दे दिए इसको, ये इस तरीके से, ये D1 है और ये D2 है, मतलब 2 अलग अलग वेवलेंथ की लाइन वो क्या करेगा, या लाइन स्पेक्ट्रम देगा, कौन, सोडियम, खुद एटम, सोडियम का एटम। और यही अगर मैंने सोडियम के एटम से डायरेक्ट अगर मैंने देखा वेव, देखो अब समझना डिफरेंस, सोडियम का मैटर इस बार क्या लिया मैंने, सोडियम
है ना, उसको हीट करा और उससे जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो मिला मुझे एमिशन स्पेक्ट्रम। अब मान लो कोई भी XYZ मेरे पास मैटर है, एटम है, जो भी है, और उसके बीच में मैंने रख दिया सोडियम का सॉल्यूशन। अब जो भी वहां से रेडिएशन एमिट हो रही है, जो भी लाइट आ रही है, अब उसको क्या कर रहा है, सोडियम अपने एटम को एक्साइट करने के लिए एब्जॉर्ब कर ले रहा है, तो रिमेनिंग को वो क्या कर दे रहा है, पास कर दे रहा है। तो जो पर्टिकुलर 2 लाइन तो वहां पे सोडियम जो एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है, उसकी जगह यहां पर क्या आएगी, वो 2 जो येलो कलर की नजर आ रही थी एमिशन में, वही ये 2 यहां पर डार्क कलर की नजर आएगी, किसमें, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो इनको D1 और D2 से नाम दिया गया। तो यहां पे एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम है, जबकि यहां पर एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम है। ठीक है, दोनों में सोडियम है, लेकिन कैसे उसको अरेंजमेंट किया और कैसे यूज करा वो समझना और ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, उसी पे हमने एमिशन और एब्जॉर्प्शन नाम दिया। फिर लिखा एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ठीक है, तो एमिशन का पता है कि डायरेक्ट सोडियम को हमने हीट करा है मानो, और एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि सोडियम का सैंपल बीच में रखा, किसी और को हीट कराया, किसी और को एनर्जी देके उससे जो हमसे रेडिएशन आ रही थी उसके बीच में हमने ये रख दिया। ठीक है, तो यही एग्जांपल के लिए लिखा है यहाँ पे, एमिशन स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ ब्राइट लाइंस ऑन डार्क बैकग्राउंड। एग्जांपल, सोडियम गिव 2 ब्राइट येलो लाइंस कॉल्ड D1 D2 और उनकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उनकी वेवलेंथ भी यहाँ पे मेंशन कर रही है, एंगस्ट्रॉन्ग में दे रखा है। ठीक है, लेंथ तो वेवलेंथ होगा 5890 एंगस्ट्रॉन्ग होता है, 10⁻⁻10 मीटर है ना, और ये 5896 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो देख सकते हो 90 5890 5896 है, काफी छोटा डिफरेंस, लेकिन 6 ठीक है 6 एंगस्ट्रॉन्ग का डिफरेंस है। तो ये 2 आपको येलो कलर के लाइंस नजर आती है किसमें, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम में। और सेम चीज, दीज ब्राइट लाइंस ऑफ सोडियम अपीयर इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एज 2 डार्क लाइन, क्योंकि उन दोनों की जो एनर्जी थी उसको तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो फिर उस स्पेक्ट्रम में वो हमें क्या नजर आता है, डार्क लाइन के फॉर्म में नजर आता है। आई बात समझ में? चलिए कॉपी करें इसको वीडियो पॉज करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे लिखा है द लाइट एमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम और एनी अदर एलिमेंट। ठीक है, हाइड्रोजन एटम जरूरी नहीं, वही लोग कोई भी दूसरा एलिमेंट ले सकते हैं, है ना। तो लाइट एमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम or any other element can be passed through a prism and separate into certain discrete wavelengths. Thus, an emission spectrum, which is a photographic recording of the separated wavelength, is called line spectrum. When electrons fall to lower energy level, light is emitted, which is responsible for line spectrum. ठीक है, तो हमेशा आपको मिलता क्या है, मिलता तो लाइन स्पेक्ट्रम ही है। अब लाइन और बैंड के बीच में डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो लाइन हमेशा मिलेगा तो आपको क्या, लाइन स्पेक्ट्रम ही। बस क्या है, लाइन जो मिल रही है अगर आपको बहुत पास में या बहुत सारे एटम या बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलती है ना, तो फिर हम उसको क्या बोल देते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर किसी भी हाइड्रोजन एटम या कोई भी एलिमेंट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वापस जब नीचे आएगा, डी एक्साइटेशन होगा, तो वहां से एक रेडिएशन निकलेगी, उस रेडिएशन को प्रिज्म के थ्रू पास करोगे और फोटोग्राफी प्लेट पे ऑब्जर्व करोगे, तो एक लाइन के फॉर्म में, पर्टिकुलर लाइन के फॉर्म में वो नजर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम। When electron fall to lower energy level, light is emitted, which is responsible for line spectrum. ठीक है, तो ये सब चीज़ें वैसे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बस एक्स्ट्रा फिर से मैंने लाइन और बैंड को ले लिया चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर यहाँ पे दे रखा है नेक्स्ट पॉइंट में, when white light is passed through a unexcited atomic hydrogen atom and through a slit and prism, the transmitted light is lacking in intensity of the same wavelength as observed in emission spectrum. देखो यहाँ अगर आप दोनों को फिर से देखो, अगर एमिशन एब्जॉर्प्शन को, तो समझाने की इन्होंने कोशिश करिए कि वहां पर क्या है, हाइड्रोजन एटम लिया और वो ऑलरेडी एक्साइटेड स्टेट में था, वहां से जो आपको जब डी एक्साइट होगा तो रेडिएशन मिलेगी। यहाँ पर इसने बोला हाइड्रोजन एटम लिया, वो अनएक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन उसका, तो अब जब वहां से उस पर सोर्स ऑफ लाइट डालोगे तो एनर्जी कुछ ना कुछ यूज करेगा अपने आप को एक्साइट करने में, और वो जो रिमेनिंग लाइट बचेगी, रिमेनिंग वेवलेंथ की लाइट्स बचेगी, उसको हम प्रिज्म से पास होते हुए, स्लिट से पास होते हुए, प्रिज्म से होते हुए और फोटोग्राफिक प्लेट पे आप देखोगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस वापस यही चीज समझा रहा है। ठीक है,
फिर ये बोल रहा था रिकॉर्डेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑल्सो अ लाइन स्पेक्ट्रम एंड द फोटोग्राफिक नेगेटिव ऑफ द एमिशन स्पेक्ट्रम दैट इज इट इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो भले ही वो एमिशन स्पेक्ट्रम हो या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, मिलता दोनों के केस में लाइन स्पेक्ट्रम ही। ऐसा नहीं है कि एमिशन में बैंड मिल जाता है या एब्जॉर्प्शन में बैंड मिल जाता, नहीं, मिलता दोनों में लाइन ही है। ठीक है, चलिए इसको कॉपी करें फिर से। चले फिर यहाँ लाइन स्पेक्ट्रम अलग से ले लिया, कुछ पॉइंट है जिसे ध्यान रखिएगा। लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एटम्स एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम। देखो कोई भी सोडियम का एटम लो, हाइड्रोजन का एटम लो, पोटेशियम का एटम लो, कैल्शियम का लो, कोई भी पर्टिकुलर एक एटम लोगे किसी भी एलिमेंट का, तो उसकी एक एनर्जी लेवल, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाने के लिए अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी। तो अलग अलग एनर्जी चाहिए होगी, तो स्पेसिफिक जब वहाँ से वापस नीचे आएगा या एब्जॉर्ब करेगा, कैसे भी आप ले लो, एमिशन ले लो, एब्जॉर्प्शन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अलग अलग एनर्जी लेवल है, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो मिलेगी हमेशा आपको लाइन स्पेक्ट्रम ही, लेकिन वो डिपेंड किस पे करेगा कि कौन सा एटम है। जो जैसे एटम चेंज होगा उसकी हम बोल सकते हैं जो वेवलेंथ होगी वो चेंज हो जाएगी, और वो जो लाइन होगी उसके लिए पर्टिकुलर एक वेवलेंथ की जो एक लाइन होगी वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं जनरली। फिर लिखा है ईच एलिमेंट हैज़ ए यूनिक लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। तो वो ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि जैसे जैसे एटम चेंज होगा तो वो लाइन स्पेक्ट्रम हर एक के लिए अलग अलग आपको मिलेगा। किसी के लिए येलो मिल रहा है, किसी के लिए ग्रीन मिल रहा है, किसी के लिए ऑरेंज मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा एटम आपने यूज़ करा है। फिर लिखा द कैरेक्टरिस्टिक लाइन इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम्स सिमिलर टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीपल बाय देयर फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, ऐसे नहीं फिंगरप्रिंट में यूज होता है, गलत इंटरप्रेट मत कर देना। ये कह रहा है जैसे हम क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट को जहाँ कहीं से भी हमने सैंपल उठाया उस पर फॉर एग्जाम्पल हमें फिंगरप्रिंट मिला, अब हमें जो भी सस्पेक्टेड आदमी है उसके फिंगरप्रिंट चेक करने हैं, तो हमने वहाँ से फिंगरप्रिंट को मैच कराते हैं जो भी सस्पेक्टेड लोग के 5-6 से, तो जिससे मैच हो गए तो हम बोल देते इस पर्टिकुलर बंदे के ये फिंगरप्रिंट है। ऐसे ही ये लाइन स्पेक्ट्रम भी हमें अननोन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में यूज होते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर कोई भी जो सैंपल है, मुझे नहीं पता है सैंपल क्या है, मैंने उस सैंपल से क्या करा, स्पेक्ट्रम क्रिएट करा, मतलब उससे मैंने लाइट पास करी, एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रम जो भी करवा लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उससे मैंने देखा पर्टिकुलर कोई मेरे को मान लो ग्रीन कलर की लाइट मिली या येलो कलर की या रेड कलर की लाइट मिली, ठीक है, या वॉयलेट कलर की मिली, तो उससे मुझे पता लगा ये पर्टिकुलर कलर की लाइट मिल रही। अब मैं ये चेक करूंगा कि कौन सा एटम ये कलर की लाइट देता है। नहीं तो जो भी सस्पेक्टेड है 5-6 उनकी सबका मैं फोटोग्राफिक स्पेक्ट्रम बना के देख लूँ, और जिसमें वो सेम कलर दे देगा तो मैं आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये एटम वही है जो इसने भी वॉयलेट दी है, और इन 5 में से ये एक है जिसने वॉयलेट दी है, मतलब 5 में से एक तो मुझे पता ही है। फॉर एग्जाम्पल ये कैल्शियम है तो ये कैल्शियम हो जाएगा, सोडियम है तो सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम है तो पोटेशियम हो जाएगा। ये मतलब इसका है ना। तो फिंगरप्रिंट को जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिंगरप्रिंट लेते और फिर जो भी सस्पेक्टेड लोग हैं उनसे मैच कराते। सेम स्पेक्ट्रम में भी अननोन एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि आप उसका स्पेक्ट्रम बनाओ, उससे आपको पता लग जाएगा किस कलर की या कौन सी हम बोल सकते हैं वेवलेंथ का, जो भी उसका किस वेवलेंथ की लाइट वो दे रहा है। तो आप बस ये चेक कर लो अलग अलग सैंपल में जो आपको दे रखे वो कौन कौन सी वेवलेंथ की लाइट दे रहे, जिससे वो मैच कर लेगा, वही वो हमारा सैंपल वेरीफाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट दे रहेगा जर्मन केमिस्ट रॉबर्ट बंसन, that is 1811 से 1899 was one of the first person to use line spectrum to identify element। ठीक है, तो रॉबर्ट बंसन जो थे इन्होंने ये काम शुरू करा था, और ये पहले आदमी थे जिन्होंने इस तरीके से एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना शुरू करा था कि हाँ भाई ये स्पेक्ट्रम, ये एटम ये स्पेक्ट्रम दे रहा मतलब ये वाला होगा, ये एटम ये दे रहा मतलब ये वाला होगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए कॉपी करें इसको। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें एलिमेंट लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम एक्सेट्रा वर आइडेंटिफाइड बाय देयर स्पेसिफिक कलर्ड एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम इन द विजिबल रीजन। तो जैसा कि मैं बता रहा था, तो ये जनरली एस ब्लॉक के एलिमेंट है और इनका एक स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है जो एस ब्लॉक में आप पढ़ेंगे, और ये सभी एलिमेंट इस एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम से ही आइडेंटिफाई किए गए क्योंकि उनका स्पेसिफिक एक कलर होता है।
फिर बात करते हैं बैंड स्पेक्ट्रम की। लाइन तो हो गया, तो मॉलिक्यूल गिव्स बैंड्स अ ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइंस इन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये बार बार एक टर्म दिख रहा है, ग्रुप ऑफ क्लोजली पैक्ड लाइन। होती तो लाइन ही, लेकिन वो पास पास लाइन आती है तो हम उसको क्या बोलते थे, बैंड। अब बैंड के लिए ऐसे बहुत अलग अलग से लाइन्स आए तो उसमें एटम, एक अकेले एटम से तो काम नहीं चलेगा, बहुत सारे आपको क्या लेने पड़ेंगे, मॉलिक्यूल। जब वो मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो बस, मॉलिक्यूल आ गए तो अब उसमें एटम बहुत सारे हो जाएंगे और उससे बहुत सारी लाइन्स मिलेगी तो आपको क्लोजली नजर आएगी। फिर यहाँ दे रखा है बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज ऑल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। जैसे लाइन स्पेक्ट्रम कई ऐसे रीजन मिल जा रहा है या बैंड मिल जा रहा है, मतलब मुझे पता लग रहा है सैंपल में मॉलिक्यूल है या सिर्फ एक लाइन मिल रही है मुझे, तो मैं बोलूंगा इसके अंदर सिर्फ एटम है। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से लाइन स्पेक्ट्रम, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, और बैंड स्पेक्ट्रम को हम जनरली मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करें इसको भी। चलो फिर आगे देख लेते हैं इसमें से फिर बस डिफरेंस क्या है लाइन और बैंड में। जैसे हमने एब्जॉर्प्शन और एमिशन में देखा है, तो लाइन में लिखा है द लाइन स्पेक्ट्रम हैज़ शार्प एंड डिस्टिंक्ट वेल डिफाइंड लाइन्स। तो लाइन में आपको स्पेसिफिक एक अलग अलग लाइन नजर आएगी, जबकि द बैंड स्पेक्ट्रम हैज़ मैनी क्लोज लाइन्स, उसमें बहुत सारी लाइन पास पास में नजर आएगी। फिर लिखा है यहाँ पे द लाइन स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जो अभी हमने बात करी है। और इसी तरीके से बैंड स्पेक्ट्रम क्या बताता है, मॉलिक्यूल के लिए। तो बैंड स्पेक्ट्रम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉलिक्यूल एंड इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। कॉपी करें इसको भी। चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यहाँ पे द लाइन स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। वो हमें पता ही है। ठीक है, हायर स्टेट से लोअर स्टेट आएगा तो वहाँ से हमें वेव निकलती है, लाइट मिलती है, रेडिएशन मिलती है पर्टिकुलर वेवलेंथ की। और बैंड स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू वाइब्रेशन एंड रोटेशन ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल। अब देखो मॉलिक्यूल होता है, उसमें 2 एटम 3 एटम 4 कितने भी एटम हो सकते हैं। तो जब उसको पर्टिकुलर एक्चुअल में मिल क्या रही है, अल्टीमेटली एनर्जी तो मिल रही है, वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, डीएक्साइट हो रहा है, तो किसकी वजह से, एनर्जी की वजह से। तो यहाँ पर भी एटम को क्या होता है, मॉलिक्यूल को जब हम एनर्जी दे रहे हीट करके किसी फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या हुआ, जब एनर्जी मिल रही है तो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है 2 चीज़ हो रही है, एक तो हो सकता है वो रोटेट करने लग जाए और एक हो सकता है वो अपनी मीन पोजीशन में वाइब्रेट करने लग जाए। ठीक है, मूविंग पोजीशन में अप एंड डाउन या टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो वो 2 वाइब्रेशन, और रोटेट करने लग जाए। तो इन दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे फिर से उसको इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा और अलग अलग वो वहाँ पर क्या करेगा, अपनी लाइन एमिट करेगा। तो हम इन जनरल ऐसे बोल देते हैं यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है सिंपल सा, और यहाँ पर क्या होता है, ट्रांजिशन तो होता है लेकिन साथ के साथ उस मॉलिक्यूल में एटम का क्या होता है, वाइब्रेशन और एज वेल एज रोटेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है द लाइन स्पेक्ट्रम इज गिवन बाय इनर्ट गैसेस जनरली, मेटल वेपर्स एंड एटोमाइज्ड नॉन मेटल। मतलब एटॉमिक चाहिए तो वो इनर्ट हमें पता है, गैसेस होती है वो एटॉमिक फॉर्म में रहती है, वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाती क्योंकि वो अपने आप में सेटिस्फाई है वैलेंसी, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट या हम ऐसे बोल सकते हैं वैलेंस शेल उनके सेटिस्फाई होने की वजह से वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते। इसी तरीके से मेटल के वेपर्स हो या फिर एटोमाइज कोई भी नॉन मेटल हो। जबकि बैंड स्पेक्ट्रम देखोगे तो गिवन बाय हॉट मेटल्स एंड मॉलिकुलर नॉन मेटल। तो मॉलिकुलर नॉन मेटल लाइक Cl2 क्या है, नॉन मेटल ही और मॉलिक्यूल ही, इस तरीके से। ठीक है, या जो हॉट मेटल्स होते हैं, ठीक है, वो भी बैंड स्पेक्ट्रम दे देते हैं। कॉपी करें इसको भी। ठीक है, तो कुछ कुछ बेसिक डिफरेंस है, थोड़ा बस आपको आइडिया लग जाए समझने के लिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें से पूछे नहीं जाते। हाँ, स्कूल एग्जाम में एब्जॉर्प्शन एमिशन में क्या डिफरेंस है, लाइन और बैंड में क्या डिफरेंस है, वो हम जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप देखोगे तो बेसिक थ्योरेटिकल चीज़ें हमने डिस्कस करी है, जिसके अंदर स्पेक्ट्रम क्या होता है और स्पेक्ट्रम के टाइप कौन कौन से, उनको बेसिक समझने की कोशिश करिए। तो स्पेक्ट्रम में हमने देखा है कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन होता है एक। अब एब्जॉर्प्शन और एमिशन के अंदर आप देखोगे वो कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस कैसे होते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया, और उसमें लाइन और बैंड स्पेक्ट्रम कैसे होता है वो भी हमने बात कर ली। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू क्लास।